नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज हम एक नई क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्लास होगी इतिहास विषय की। लगातार आप लोग मांग कर रहे थे कि इतिहास कब से पढ़ाएंगे। हालांकि इतिहास एक बार कवर किया जा चुका है, लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि ना, ये चक्रण है, ये चलता रहता है। क्लास एक बार ख़त्म हुआ, उसके बाद कोई दूसरा विषय शुरू होगा, फिर से वही विषय घूम करके आएगा। तो जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं उनको इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चक्रीय क्रम में आपके सारे विषय कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज से हम इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा पढ़ने का, वो यूपीएससी को ध्यान में रख करके हम पढ़ेंगे। इसलिए जो स्टेट पीसीएस के तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो भी उसका फ़ायदा ले पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी जो सवाल पूछती है वो अंडरस्टैंडिंग बेस पूछती है, और जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं वो ज़्यादातर उनका झुकाव फैक्ट की ओर होता है। ठीक है, तो यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ फैक्ट भी पढ़ना होता है। लेकिन स्टेट पीसीएस की तैयारी के दौरान अध्यापक जो अध्यापन करते हैं, या जो बच्चे तैयारी करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, या जब वो खुद एनालिसिस करते हैं, ठीक है, स्व विश्लेषण करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो वो अगर खुद भी तैयारी कर रहे होते हैं तो फैक्ट को ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने के बाद में आपको ज़्यादा सुविधा मिल जाता है स्टेट पीसीएस में, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ठीक हो जाती है और फैक्ट भी आप ठीक ठाक तरीके से याद कर लेते हैं। ठीक है, देखिए फैक्ट का खेल ये है कि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत नहीं है, फैक्ट आपके दिमाग में नहीं रुकेगा। आपका दिमाग कोई कंप्यूटर नहीं है जिसमें बहुत बड़ा मेमोरी कार्ड लगा हुआ है और वो सब सेव कर लेगा, ऐसा नहीं है। आपके दिमाग की एक क्षमता है, उससे ज़्यादा वो स्टोर नहीं कर सकता है, और जो डेटा उसके दिमाग में जाता है उसमें से बहुत सारे डेटा को बाहर फेंक देता है, क्योंकि वो उसको स्टोर नहीं कर सकता है। और इसकी वजह यह है कि वर्तमान समय में हमने अपने दिमाग को बेकार सूचनाओं से बहुत ज़्यादा भर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, आप फेसबुक दिन में एक बार ज़रूर ओपन करते होंगे। कई लोग तो दिन भर में सबसे ज़्यादा वही ओपन करते हैं, बाकी चीज़ें ओपन नहीं करते हैं। व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, और बहुत सारे शॉर्ट वीडियो के ऐप आ गए हैं, कई नाम से, अलग अलग वेरियस नाम से। तो कहीं ना कहीं आप उससे कनेक्टेड ज़रूर हैं। जब आप कनेक्टेड हैं तो वहाँ जाते हैं, देखते हैं, वहाँ जब कुछ देख रहे होते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन निकलता है जो आपके दिमाग में जगह बनाता है। अब आज के दौर में हम आपको ये भी सलाह नहीं दे सकते कि आप इनसे बिल्कुल दूर हो जाइए, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे मैं आपसे जुड़ पा रहा हूँ। या आप अगर फेसबुक पर कोई ग्रुप ज्वाइन किए होंगे, जीएस का कोई ग्रुप है, मैथ का कोई ग्रुप है, या कोई और ग्रुप है जिससे आपको कोई फ़ायदा होता है, तो उसको आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, आप उससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर हो सकते हैं। आपको यह स्ट्रेटजी बनाना होगा और अपने माइंड में बनाना होगा कि हमें करना क्या है। और अगर आपको ये डिसाइड हो गया आपका कि आपको यही करना है, तो आपको जो दूसरी चीज़ है उसके अलावा उससे बचना है थोड़ा। ऐसा नहीं है कि जो दूसरी चीज़ है वो आपके लिए बुरी होगी। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संविधान पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है। लेकिन अगर आपको कोई भागवत की कथा सुना देगा तो आपको नुकसान नहीं हो जाएगा, या अगर आपको कोई डांस करके दिखा देगा तो आपको नुकसान नहीं हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक जगह बनाती हैं, और जब आपका दिमाग का स्टोरेज फुल होगा तो जो बहुत आवश्यक चीज़ है वो आपके दिमाग में आने के लिए जगह ही नहीं बचेगा। ठीक है ना, तो इंटरटेन करने के लिए कई बार आप इस्तेमाल कीजिए उन प्लेटफॉर्म का, लेकिन उन पर ही हमेशा डिपेंड मत रहिए कि उन्हीं को बार बार देखिए, उनसे थोड़ा बचिए। ठीक है, ये भूमिका रखना ज़रूरी था, क्योंकि ये आपको थोड़ा जो है स्मार्ट बनाएंगे पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? इतिहास। अब इतिहास को पढ़ने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप क्लास 6 से ही इतिहास पढ़ते आए होंगे। ठीक है, चाहे आप सरकारी स्कूल में पढ़े होंगे या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे या हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे या किसी अन्य मीडियम में पढ़े होंगे, तो आपने इतिहास कक्षा 6 से ही पढ़ना शुरू कर दिया होगा। क्लास 10th तक, जहाँ तक सबके लिए जो है एक टाइप के विषय होते सब लोग पढ़ते हैं।
हाई स्कूल के बाद में स्ट्रीम चेंज हो जाता है आर्ट का या साइंस का, और उसके आगे वो चेंज ही रहता है, बीएससी और एमए बीए ये सब चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने हाई स्कूल के बाद भी आर्ट को पढ़ा होगा वो इस विषय से परिचित रहे होंगे या इसी से संबंधित दूसरे विषय से परिचित रहे होंगे। वहाँ जो इतिहास की पढ़ाई है उसका दूसरा तरीका है पढ़ने का, लेकिन जब आप कंपटीशन में जाते हैं तो आपको कंपटीशन के मुताबिक पढ़ना होता है। कंपटीशन से मुताबिक पढ़ने के लिए आपको ये जानना होगा कि कंपटीशन में पूछ क्या रहा है, तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि पाठ्यक्रम क्या है उसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। जब तक आप पाठ्यक्रम नहीं जानेंगे आप यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उस विषय में आपको कितना सेगमेंट पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, इसलिए पाठ्यक्रम जानना बहुत ज़रूरी है। अब पाठ्यक्रम किस परीक्षा का, जो यूपीएससी का तैयारी कर रहा है वो है एक, और इसी में से बहुत सारे लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे होते हैं अलग अलग स्टेट के, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज की। तो दोनों का जो पाठ्यक्रम है वो लगभग एक जैसा है, चाहे आप यूपी पीसीएस का पाठ्यक्रम देख लीजिए या यूपीएससी का पाठ्यक्रम देख लीजिए, थोड़ा बहुत अंतर आपको और स्टेट में मिलता है, लेकिन कुल जमा पाठ्यक्रम एक जैसा है। तो जब आप यूपीएससी के पाठ्यक्रम को लेकर के इतिहास की तैयारी करते हैं तो इन सब की तैयारी अपने आप हो जाती है। अब यूपीएससी के पाठ्यक्रम में इतिहास किस तरीके से है, आप जानते हैं यूपीएससी की जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होती है लिखित। ठीक है, एक तो प्रारंभिक परीक्षा में आपसे पूछते हैं सवाल, और दूसरा मुख्य परीक्षा में वो आपसे सवाल पूछते हैं विषय को लेकर के। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये आपको पढ़ना होता है। इससे सवाल पूछे जाते हैं, सिलेबस में यही लिखा हुआ है। जब आप मुख्य परीक्षा में जाते हैं, ये प्री एग्जाम का है, जब आप मेंस में जाते हैं तो मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो उसमें से पहला पेपर है जीएस 1 का जो पेपर है, इसे जो है अब कहने का तरीका ये है कि जीएस 1 का जो पेपर होता है वो निबंध का होता है, लेकिन हम उन 4 पेपर का बात कर रहे हैं जो जनरल स्टडीज़ के होते हैं। तो जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनमें से जो पहला पेपर होता है उसी में इतिहास आपसे पूछा जाता है। और इतिहास क्या होता है, इसमें इंडिया का इतिहास यानी कि भारत का इतिहास, और इसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री भी यानी कि वैश्विक इतिहास जो है उसको भी आपको पढ़ना होता है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ भी जुड़ा होता है। तो इतिहास जो है मेंस में जीएस के जो 4 पेपर होते हैं उनमें से एक पेपर में आता है, और प्री एग्जाम में इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये है उसके पाठ्यक्रम की चर्चा, यूपीएससी के पाठ्यक्रम की चर्चा, जहाँ पर ऐसे सवाल आते हैं। अब इसके अंदर भी यूपीएससी ने बहुत सारे लिख रखे हैं टॉपिक, सब टॉपिक करके। ठीक है, तो उसके लिए आपको यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है। अब हम अपने विषय वस्तु की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इतिहास पढ़ने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इतिहास आखिर पढ़ते क्यों है, क्या जरूरत है, जो बीत गया उसको क्यों पढ़ें, बीती बात पर क्या रोना, क्या उस पर विचार करना। ठीक है ना, ये सवाल हर किसी के दिमाग में आ सकता है कि इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है भाई। अकबर ने 1500 ईस्वी में कुछ किया, उसका क्या मतलब है, या सिंधु घाटी सभ्यता जो ईसा के 2500 वर्ष पूर्व जो है विकसित थी, उसका हमसे क्या मतलब है, या पाषाण काल में किस तरीके से औजार बनते थे उसका हमसे क्या मतलब है। ठीक है ना, क्योंकि वर्तमान में तो ना हम उनका प्रयोग करते हैं ना वो किसी भी प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं। तो इतिहास को क्यों पढ़ते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप यही नहीं जान पाएंगे तो आप कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। ठीक है ना, और यूपीएससी आपसे इतिहास की जानकारी क्यों चाहती है यह भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो यूपीएससी आपसे इतिहास की जानकारी इसलिए चाहती है क्योंकि आप इसकी प्रासंगिकता को समझ पाएं। क्या इसकी रिलेवेंसी क्या है। अब प्रासंगिकता क्या होता है, प्रासंगिकता का मतलब यह है कि अगर अशोक के किसी फैसले से उस वक्त के भारत में जो इम्पैक्ट हुआ था
क्या वह फैसला वर्तमान समय में अच्छा है या बुरा है? ये दोनों बात हमें कौन सिखाता है? अशोक का वो फैसला, वो इतिहास। तो उससे हम सीख लेते हैं। अगर वो गलत है तो उसे हम दोहराते नहीं हैं, और अगर वो सही है तो उससे हम अपनाते हैं। इसीलिए इतिहास पढ़ा जाता है कि आज के दौर में यदि वो फैसले लागू हों तो उसका दुष्परिणाम क्या होगा या उसका अच्छा परिणाम क्या होगा, इन दोनों को समझने के लिए हमें इतिहास पढ़ना होता है। और दूसरा चीज ये है, एक धरोहर के रूप में, धरोहर के रूप में भी हमको इतिहास को पढ़ना होता है। जैसे आज के 5000 वर्ष पूर्व किस प्रकार की संस्कृति थी, कैसी चीजें थी, यह भी हमको जानना होता है। यह हमें क्यों जानना होता है और वर्तमान में उसका क्या फायदा होता है। इसको ऐसे समझिए कि आप जब अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं तो आपको वो सिखाते हैं, वो बताते हैं कि मेरे टाइम पर ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी। कई बार होता क्या है कि आप उन्हीं चीजों से सीखते हैं और वो आपको बेहतर लगती हैं, लगता है कि नहीं पहले ही सही था। और कई बार ये होता है कि हम उसका मॉडर्न तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसको सीख लेते हैं। इसका एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल आपको ऐसे देखने को मिलेगा। आप किसी शहर में जब घूमते होंगे तो आपको बाटी चोखा के रेस्टोरेंट मिलते होंगे, ठीक है। बाटी चोखा का जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वो पुराना मिट्टी का घड़ा दिखेगा, मिट्टी का घर बना के रखते हैं, वो लोटे में पानी देते हैं, कुआं बना के रखते हैं प्रॉपर, ठीक है। और वो गोबर के ओपले पर वो लिट्टी को पकाते हैं, ठीक है। तो वो सब क्या है, हमने उसको आधुनिक तरीके से बना लिया शहरों में। है क्या वो हमारा एक पुराना कल्चर है, हमारी धरोहर है, हमारी एक संस्कृति है वो। इसी तरीके से इतिहास जो है वो हमें यह सिखाता है कि हम पहले क्या थे और वर्तमान में क्या हैं और आगे क्या होंगे। इसको करने के लिए हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत है, नसीहत लेने की ज़रूरत है। इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि बलबन की नीतियाँ बड़ी क्रूर थी, तो जब कोई राजा बलबन की नीति की तरफ बढ़ने लगे तो हम एग्जाम्पल देंगे कि बलबन की नीति गलत थी और वो उसका पतन हो गया। इस तरीके से हम बताएंगे, या हम ये बताएंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों की फूट दालों की नीति की वजह से भारत गुलाम हो गया था। तो जब वर्तमान में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न होगी तो हम उसका एग्जाम्पल देंगे कि उस वक्त हमने गलतियां की थी और हम गुलाम हो गए थे, आज हमें उन गलतियों से बचना है, ठीक है ना। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि इतिहास जो है क्या है, तभी हम उसका जो है आकलन कर पाएंगे कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साक्ष्य के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। ठीक है, साक्ष्य के आधार पर। अब साक्ष्य दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक लिखित साक्ष्य। लिखित साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य आएंगे? अगर साहित्य के रूप में मिलता है, जैसे वेद हैं या कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, या किसी स्तंभ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, या किसी पत्थर पर कुछ लिखा हुआ है, तो ये लिखित साक्ष्य होंगे। और जो दूसरा साक्ष्य होता है वो पुरातात्विक होता है। पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि ऐसे साक्ष्य जो लिखित नहीं है, भौतिक रूप में वो वस्तुएं उपलब्ध हैं या उनका कुछ अंश मिला हुआ है, उसके आधार पर हम आकलन कर सकें कि ऐसा कुछ रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर आपको कोई पत्थर का शिला मिल जाता है और इस आकार में बना हुआ है और इस पर कुछ दांत बने हुए हैं, तो आप वर्तमान के समय से एक आकलन करेंगे कि इसका उपयोग कुछ दरने में, कुछ पीसने में किया गया होगा। तो आप कहेंगे कि उस वक्त के लोग सिलबट्टे का इस्तेमाल करते होंगे,
ठीक है, क्या करते होंगे, सिलबट्टे का इस्तेमाल करते होंगे। किसी को एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि जो वस्तु मिल रही हो किस उपयोग में लाई गई होगी, लेकिन उस वस्तु का आकार, उसकी स्थिति, आसपास की और तथ्यों को मिला करके जब देखते हैं तो हम एक निश्चित जगह तर्क पर पहुंचते हैं कि ये हो सकता है कि इसका इस्तेमाल किसी चीज को रगड़ने में, पीसने में किया गया हो। ठीक है, तो इस प्रकार के जो साक्ष्य होते हैं पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। अब इस आधार पर जो इतिहास का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से है। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक, और तीसरा है ऐतिहासिक। इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक वह दौर है, यानी कि वह कालखंड है, वह समय है जब कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। लिखित साक्ष्य नहीं थे, यानी कि जो इनकी जानकारी है वो केवल किस पर निर्भर है, पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर है। यहां पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। ठीक है, आज इसका एग्जाम्पल क्या होगा, आपका पाषाण काल। ठीक है, क्या होगा, पाषाण काल। जो पूरा आपका पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये किसके एग्जाम्पल हैं, प्रागैतिहासिक काल के एग्जाम्पल है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक में इसमें लिपि तो थी, यानी कि कुछ लिखा गया था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि आद्य ऐतिहासिक ऐसा पीरियड है जिसमें लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन उसे पढ़ने की कला किसी में नहीं है, कोई पढ़ नहीं पाया आज तक, तो वो आद्य ऐतिहासिक में आता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। लिपि कुछ लिखा हुआ लगता है कि कुछ लिखा गया है, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया। और ऐतिहासिक कालखंड वो होता है जहां लिपि होती है और उसे पढ़ा भी जाता है, यानी कि वो पठनीय है, उसे पढ़ा जा सका। जैसे वैदिक पीरियड आपका। ठीक है, तो वैदिक पीरियड की जानकारी किससे मिलती है, वेदों से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, तो उसकी जानकारी के लिए आपके पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो जिस कालखंड में लिखित साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उसे ऐतिहासिक पीरियड कहते हैं। जिसमें लिखित साक्ष्य हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं, और जिसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं वो प्रागैतिहासिक है। तो इस प्रकार इतिहास का वर्णन है। अब हम यहां से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है ना, यहीं से अपनी पढ़ाई प्रारंभ करेंगे और इसमें पढ़ेंगे क्या, पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे, पाषाण काल। पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और फिर पूरा पाषाण काल का वर्गीकरण, यानी कि पूरा अलग अलग करके हम पढ़ेंगे। इसके लिए आपको अगले क्लास में हमसे मिलना होगा। इस क्लास में इतना ही। इस क्लास की भूमिका को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपको समझ नहीं पाए हैं, तो ज़रूर पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर टाइम मिला तो उसका जवाब भी अगले क्लास में हम दे देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ेंगे पाषाण काल। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी
कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।